नमस्कार साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो लेसन चल रहा था डीसी मोटर चल रहा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और साथियों, इसकी काफ़ी क्लासेस हमने ली, जिसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं दुविधाएं हमारे सामने आई। तो एक एक परेशानी को हम पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी है 3 पॉइंट स्टार्टर। क्योंकि साथियों, हमारी वीडियो में कई स्टूडेंट तो ऐसे आने वाले हैं जिनको ये तक नहीं पता कि 3 पॉइंट स्टार्टर होता क्या है, कहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। तो उन सभी की समस्याएं निवारण जो है, दुविधा है, उनका सभी का निवारण होने वाला है। तो हमारे साथ उसके लिए लास्ट तक आप सभी को बना रहना पड़ेगा। और साथियों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और अपडेट आप सभी तक सबसे पहले हम पहुंचा सके। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्टार्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। साथियों, स्टार्टर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, आर्मेचर जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास जो आर्मेचर है साथियों, इस आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध साथियों कितना होता है। तो आप कहोगे कि सर आपने बताया पिछली क्लास में 1 ओम से कम होता है। ठीक है, 1 ओम से कम होता है। भाई, रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम है, जो कि काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है। और अगर साथियों इसी कंडीशन में आपसे पूछूं कि कुछ एम्पियर में यदि इस आर्मेचर के अंदर से डायरेक्ट फ्लो करवा दूं, तो रेजिस्टेंस तो काफी कम है, तो आर्मेचर हमारा जल सकता है। भाई, करंट जब इस आर्मेचर के अंदर से फ्लो होगी, ज्यादा करंट जब आर्मेचर में से फ्लो होगी, तो हमारा आर्मेचर जल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, स्टार्टर का प्रयोग किया है। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये सारे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगे, तो ये आर्मेचर का हमारा प्रतिरोध बढ़ा देते हैं। लेकिन साथियों, दुविधा अभी यहां समाप्त नहीं होगी। ये तो उनके लिए था जिनको स्टार्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जिनको पता है, जिन महाज्ञानियों को पता है, उनके लिए मैं बता दूं। आप कहोगे कि सर इसके अंदर एक बैक ईएमएफ के नाम की चीज होती है, जो कि इस करंट का विरोध करती है, ज्यादा करंट का विरोध करती है, और नियत मान की करंट, कुछ करंट हमारे आर्मेचर में भेजती है। तो फिर हमने स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जी। मानते हैं कि यहां पर बैक ईएमएफ होता है, लेकिन बैक ईएमएफ कब होगा, जब हमारी मोटर घूमना प्रारंभ होगी। मैं बात कर रहा हूं घूमना प्रारंभ नहीं हुई, स्विच जैसे ही मैंने ऑन किया तो वैसे ही थोड़ी ना प्रारंभ हो जाती है। भाई, बैक ईएमएफ कब बनेगा, जब मोटर रेगुलरली घूमने लग जाएगी, तब हमारा बैक ईएमएफ बनेगा। लेकिन शुरुआत के समय बैक ईएमएफ कितना होता है, 0 होता है। तो अब यहां पर रेजिस्टेंस भी कम है और बैक ईएमएफ भी कम है। अब यहां करंट का विरोध कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने प्रयोग किया स्टार्टर का, कि यहां पर जो स्टार्टर में रेजिस्टेंस लगे हुए, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगते हैं, और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये स्टार्टर बढ़ा देता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये तो आपका दिमाग में से डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब साथियों, बात करते हैं कि स्टार्टर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर जो है ना, ये हमारा किस किस मोटर के लिए काम में लिया जाता है। एक तो शंट मोटर के लिए, और एक कंपाउंड मोटर के लिए। इन दोनों मोटरों के लिए हम कौन सी स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब मैंने कैसे पता लगाया कि हमारा स्टार्टर जो है 3 पॉइंट है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर लाइन का, दूसरा आता है फील्ड का, तीसरा आता है आर्मेचर का। कितने तार बाहर निकल गए, कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है। तो हमने इसको कह दिया 3 पॉइंट स्टार्टर। क्या कह दिया, 3 पॉइंट स्टार्टर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। किस किस के लिए प्रयोग करते हैं, शंट मोटर और हमारी कंपाउंड मोटर, दोनों मोटरों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही हमने यहां से सप्लाई ऑन की, तो यहां से यह हमारी सप्लाई ऑन हो गई। देखिए, सबसे पहले सप्लाई कहां जाती है, यहां पर लाइन से होकर के ये हमारे पास है साथियों ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले, OLR मतलब ओवरलोड रिले। साथियों, ये जो है ना, हमारी ओवरलोड से हमारी प्रोटेक्शन करती है। कैसे करती है मैं बता दूंगा। और ये है हमारी NVC, दोनों एक जैसी दिख रही है, लेकिन दोनों के काम बिल्कुल अलग है। यहां से जैसे ही सप्लाई जाई ओवरलोड रिले से होकर के, ये यहां पर हैंडल में आई सप्लाई साथियों, यहां पर आकर रुक गई। यहां पर ये इसकी ऑफ वाली स्थिति है, ये इसकी ऑफ वाली स्थिति है। जैसे ही मैं इस लकड़ी के हैंडल को, ये तो लकड़ी का है, लेकिन ये साथियों ये लोहे का है, ये डंडा लोहे का है। बाकी यहाँ पर ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी का है। मैं इसको पकड़ करके पहले स्टेट पर लेके आता हूँ, ये पहले पर लेकर के आता हूँ। तो साथियों, जैसे ही ये पहले पर आता है, ये देखिए, मान लीजिए पहले पर आ चुका है। तो सप्लाई हमारी यहाँ से गई, यहाँ से होती हुई ओवरलोड रिले से होती हुई, और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग से होती हुई सप्लाई साथियों कहाँ चली गई, ये यहाँ हमारी आ जाएगी। भाई, ये जो स्थिति है ना, कुछ देर के बाद ये वाली स्थिति ये बन जाएगी, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी सप्लाई यहाँ पर पहले स्टेट में आई। अब देखिए, यहाँ से सप्लाई गई
और यहाँ से देखिए जो रेजिस्टेंस लगे हुए, रेजिस्टेंस से होती हुई सप्लाई कहाँ गई, रेजिस्टेंस से होती हुई यहाँ पर सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई रेजिस्टेंस यहाँ आ गई और यहाँ से ये सप्लाई कहाँ जा रही है, आर्मेचर में जा रही है। और आर्मेचर का हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना था, आर बढ़ाना था जो कि बढ़ चुका है, आर हमें बढ़ाना था जो कि बढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई, फील्ड में सप्लाई जानी चाहिए, फील्ड में सप्लाई कहाँ से जाएगी, देखिए फील्ड के लिए यहाँ से ये सप्लाई यहाँ से निकली और यहाँ से ये एक वायर और जा रहा है जो कि कहाँ जा रहा है, एनवीसी में जा रहा है, ये एनवीसी तक सप्लाई आई, एनवीसी से होती हुई सप्लाई कहाँ चलेगी, ये फील्ड में चलेगी, फील्ड में सप्लाई आ गई, आर्मेचर में सप्लाई आ गई, दोनों में सप्लाई आ गई। लेकिन साथियों जैसे जैसे मैं इसको आगे ला रहा हूं, मान लीजिए कि लास्ट कंडीशन हमारी ये वाली हो जाती है, हमारा जो हैंडल है वो यहां आकर के रुक जाता है, ये हैंडल हमारा यहां आकर के रुक गया। धीरे धीरे हमने जैसे जैसे आगे बढ़ाया वैसे वैसे ये प्रतिरोध घटता गया और ये हमारा, अब देखिए डायरेक्ट यहां से सप्लाई आई, यहां से हैंडल से होती हुई यहां पर हमारी आर्मेचर में चली गई। लेकिन अब एनवीसी में सप्लाई कैसे आएगी वो देखिए, एनवीसी में सप्लाई साथियों यहां से ये सप्लाई आएगी और यहां से रेजिस्टेंसों से होती हुई पहले सप्लाई यहां आएगी और फिर यहां से सप्लाई घूम करके फिर एनवीसी में जाएगी। साथियों इतना रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, एनवीसी से पहले हमने इतना रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहां पर जो आई है ना, जो आई का मान है वो गिर जाएगा, करंट का मान गिर जाएगा। भाई रेजिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा लगा दिए, सप्लाई हमारी यहां से होती हुई इतने रेजिस्टेंसों को पार करके फिर हमारी एनवीसी में जा रही है, तो एनवीसी तक तो उतनी करंट पहुंची ही नहीं जितनी हमें पहुंचानी थी, एनवीसी तक तो उतनी करंट पहुंची ही नहीं जितनी हमें पहुंचानी थी। चलिए इस टॉपिक पर बाद में बात करते हैं। तो यहां पर साथियों हमारी एनवीसी से सप्लाई होती हुई फील्ड में पहुंच जाती है, दोनों में सप्लाई पहुंच गई, यहां से लाइन यहां से पहुंच गई, एक सप्लाई यहां तक पहुंच गई। भाई हमारे यहां पर दोनों में सप्लाई पहुंच गई, आर्मेचर में सप्लाई पहुंच गई, फील्ड में सप्लाई पहुंच गई, दोनों किस प्रकार से पहुंची ये हमने देख ली। लेकिन साथियों यहां पर एनवीसी, फील्ड और रेजिस्टेंस तीनों श्रेणी क्रम में है, तो इसीलिए यहां पर एनवीसी के श्रेणी क्रम में हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, जो कि बढ़ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए सप्लाई यहां से गई, ये हैंडल में आई और यहां से सप्लाई साथियों रेजिस्टेंस से होती हुई और फिर एनवीसी को अब यहां से सप्लाई मिल रही है। मतलब जैसे जैसे हम हैंडल को पकड़ के आगे बढ़ाएंगे, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो कम होता चला जाएगा लेकिन एनवीसी का रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिस कारण क्या होगा, ये धीरे धीरे विचुंबकित होने लगेगी, कम चुंबक बनाएगी। इसीलिए हमारा ये जो हैंडल है ना बार बार यहां से यहां वापस आ जाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग कैसे काम करती है, पहले यहां था, धीरे 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 इसको लेकर के, और जैसे ही साथियों ये विचुंबकित होगी, कम चुंबकित बनेगी, कम चुंबकित में बनेगा, वैसे ही ये इस हैंडल को छोड़ देगी और स्प्रिंग लगा होने के कारण ये झटके से वापस यहां आ जाएगी। इसीलिए इस स्टार्टर का प्रयोग हम कम करते हैं, ये इसका एक दोष है साथियों, ये इसका एक दोष है। इसीलिए हमने एक स्टार्टर और बनाया जिसे हमने 4 पॉइंट का नाम दिया, जिसे हमने 4 पॉइंट का नाम दे दिया। तो ये तो हमारे पास 4 पॉइंट तो हम कल वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर इतनी बात किस किस को समझ में आ गई कि एनवीसी में सप्लाई कैसे की। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि फिर भी सर चलो ठीक है हमारा काम कर रहा है, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि ये काम नहीं कर सकता, काम करता है, लेकिन ये बार बार हैंडल को छोड़ देता है, बार बार ये हैंडल को छोड़ देता है। अब यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि सर ओवरलोड रिले जो आपने लगाई, ओवरलोड रिले कैसे काम करेगी। ओवरलोड रिले काम ऐसे करेगी भैया कि जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, मान लीजिए कि 5 एम्पियर फ्लो हो रही है और 5 एम्पियर हमारी मोटर को चल रही है, तो 5 एम्पियर हमारी बिल्कुल हमारी मोटर को मिल रही है। यहां से हमारी 5 एम्पियर गई, हैंडल से होती हुई मोटर को 5 एम्पियर मिल रही है। लेकिन कभी कभी अवस्था ऐसी होती है साथियों कि 10 एम्पियर हमारी जो मोटर है वो लेने लगती है, मतलब यहाँ पर करंट का मान बढ़ गया है, और करंट का जो मान बढ़ता है इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मोटर ओवरलोड हो गई, करंट का मान ज़्यादा जाने लगा। अब करंट का मान ज़्यादा जाते ही हमारी जो ये ओवरलोड रिले है, ये जो ओवरलोड क्वाइल है, ये साथियों मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनाएगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाते ही यहां पर ये जो टुकड़ा है ना, ये जो एक छड़ लगी हुई है, ये लोहे की छड़ है साथियों, ये लोहे की है। लोहे की छड़ साथियों जैसे ही इसको अपनी ओर खींचती है तो ये यहां चिपक जाता है और ये इन दोनों को एक जगह शॉर्ट कर देता है, ये हमारी छड़ यहां आ जाती है, इन दोनों को शॉर्ट कर देता है। अब देखिए ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से साथियों ये होगा कि सप्लाई यहां पर गई, ठीक है, सप्लाई यहां से होती हुई हमारी एनवीसी को सप्लाई यहां से मिल रही थी साथियों, ठीक है, एनवीसी को यहां से सप्लाई मिल रही थी। तो जैसे ही साथियों ये दोनों शॉर्ट होते हैं तो एनवीसी की सप्लाई कट हो जाती है,
कैसे होती है? ये इस तरह से होती है कि सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिलती, फिर इसको देखिए सप्लाई यहाँ से गई, यहाँ से आई, और सप्लाई यहाँ से मिल करके साथियों यहाँ से इस प्रकार से इसको सप्लाई मिलने लगती है। मतलब फील्ड वायरिंग का जो सप्लाई का जो टर्मिनल है वो चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है। और ये चेंज क्यों होता है साथियों? क्योंकि हमारी एनवीसी का रेजिस्टेंस तो कुछ है, इसका प्रतिरोध तो कुछ बड़ा हुआ होता है, एनवीसी का प्रतिरोध तो कुछ अधिक है। तो यहाँ पर एनवीसी का प्रतिरोध अधिक होने के कारण अब करंट क्या देखेगी? अपना सरल रास्ता देखेगी। तो करंट साथियों सप्लाई यहाँ से गई और एनवीसी को सप्लाई, अब एनवीसी की सप्लाई कट करके सप्लाई यहाँ से हमारी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई यहाँ से मिलने लगेगी। मतलब इसका रास्ता ही चेंज हो जाएगा। और अगर साथियों इसका रास्ता चेंज हो गया, अब एनवीसी परिपथ से हट चुकी है और एनवीसी शॉर्ट सर्किट होते ही यहाँ पर साथियों इसका नाम है नो वोल्ट कॉइल। मतलब इसके अंदर वोल्टेज भी नहीं होगी। भाई करंट इसके अंदर अब जा ही नहीं रहा तो वोल्टेज इसके अंदर नहीं होगी, और वोल्टेज नहीं बन रही तो साथियों यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी हट जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण यहाँ पर जो साथियों एक स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग इस स्टड को, इस हैंडल को वापस हमारी जीरो की स्थिति पर या फिर कहे कि बंद वाली स्थिति में लेकर के आ जाएगी। तो ये क्या है साथियों? ये है हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर। ओवरलोड रिले कैसे काम करती है वो मैंने आपको बता दिया। ओवरलोड रिले जैसे ही साथियों ऊपर होती है तो ऊपर होते ही यहाँ से ये दोनों जो पॉइंट है ये शॉर्ट सर्किट होते हैं। शॉर्ट सर्किट होने के बाद अब हमारी जो सप्लाई यहाँ से इसको मिल रही थी, एनवीसी से होकर के गुजर रही थी और फिर यहाँ से मिल रही थी, वो सप्लाई यहाँ से नहीं मिलती। फिर वो सप्लाई जो डायरेक्ट यहाँ से मिल रही थी वो साथियों हमारा जो रास्ता है वो चेंज कर लेती है और यहाँ पर ये ओवरलोड कॉन्टेक्टर की सहायता से हमारी फील्ड में सप्लाई जाने लगती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर काम करता है। उम्मीद है आपको 3 पॉइंट स्टार्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और अगर इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें यह बात समझ में नहीं है, इसको दोबारा समझाइए। मैं वादा करता हूँ कि वो चीज़ मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।